कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने बस नंबर्स ही नंबर्स हों और समझ ही ना आए कि इनका क्या करें? चारों तरफ सिर्फ आंकड़े जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कुछ विजुअल टूल्स इन उलझे हुए नंबर्स को साफ और समझने लायक कहानियों में बदल सकते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखिए। 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5। ये क्या हो सकते हैं? किसी टेस्ट के मार्क्स या किसी के जूतों का साइज या शायद किसी रेस का लैप टाइम? देखिए, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये सिर्फ शोर हैं जिनका कोई मतलब नहीं। हमारा मकसद है इन्हें एक कहानी में बदलना। तो आगे का सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले तो हम इस डेटा को थोड़ा काबू में लाएंगे, फिर समझेंगे कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या फर्क होता है। इसके बाद हम पूरी तस्वीर देखना सीखेंगे, ये भी पहचानेंगे कि कौन से ग्राफ हमें गुमराह कर सकते हैं, और आखिर में जो कुछ सीखा है उसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस उथल-पुथल को एक तरतीब देने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के टूल की जरूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी टेबल। यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनाया जाएगा। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल या आवृत्ति सारणी। ये कुछ नहीं है, बस चीजों को गिनने का एक साफ सुथरा तरीका है। याद है बचपन में हम टैली मार्क्स लगाकर गिनती करते थे? बस ये उसका ही एक कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। ये हमें एक नज़र में बता देता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। और देखिए हमारे उन बेतरतीब नंबर्स का क्या हुआ। अब एकदम साफ दिख रहा है कि 2 एक बार आया, 3 2 बार और 5 3 बार आया है। कुल फ्रीक्वेंसी 7 है, जो हमारे टोटल डेटा पॉइंट्स के बराबर है। जो पहले सिर्फ एक शोर जैसा था, अब उसमें एक पैटर्न दिखने लगा है ना? तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? इस सीधी साधी सी दिखने वाली टेबल को कभी भी हल्के में मत लेना। चाहे बार चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो या पाई चार्ट, इन सब की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ठीक है, तो अब जब हमारा डेटा थोड़ा सलीके से लग गया है, तो चलिए इसे विजुअलाइज करने के 2 सबसे कॉमन तरीकों को देखते हैं। ये दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं बार चार्ट की। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब डेटा अलग अलग कैटेगरीज में हो जिन्हें आप गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में कितने लोगों को सेब पसंद है, कितनों को केले। यहाँ हर बार की जो हाइट है वो ये बताती है कि उस कैटेगरी में कितनी चीज़ें हैं। और हाँ, ये याद रखना, बार्स के बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। अगर किसी बार चार्ट में बार एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो वो टेक्निकली गलत है। यही छोटी सी डिटेल बार चार्ट को हिस्टोग्राम से अलग करती है, तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। बार चार्ट होता है डिस्क्रीट डेटा के लिए, मतलब अलग अलग चीजें जिन्हें आप गिन सकते हैं, जैसे गाड़ियों के रंग। और बार्स के बीच में होता है गैप। दूसरी तरफ हिस्टोग्राम होता है कंटिन्यूअस डेटा के लिए, जिसे आप माप सकते हैं, जैसे किसी की हाइट या वजन। और इसमें बार्स एक दूसरे को छूते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, बार चार्ट में हाइट सब कुछ है, पर हिस्टोग्राम में असली कहानी एरिया में छिपी होती है। और यहीं पर एक बहुत मज़ेदार बात सामने आती है। कभी कभी ना हिस्टोग्राम में बार की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। ऐसे में सिर्फ सबसे ऊंचे बार को देखकर धोखा मत खाना। असली कहानी उसके एरिया में होती है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी कहते हैं, जो बस फ्रीक्वेंसी को बार की चौड़ाई से डिवाइड करके निकलती है। अभी तक तो हम अलग अलग ग्रुप्स की गिनती कर रहे थे। अब चलिए उन चार्ट्स की तरफ चलते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि डेटा के अलग अलग हिस्से पूरी तस्वीर से कैसे जुड़े हैं और कैसे हम एक बड़े से डेटा सेट को एक छोटे से सारांश में बदल सकते हैं। ये एक नंबर सब कुछ कह देता है, 360 डिग्री। जब भी हम किसी चीज को एक पूरे के हिस्से के तौर पर दिखाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में एक सर्कल ही आता है ना? और इसी से जन्म होता है पाई चार्ट का। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। किसी भी कैटेगरी का हिस्सा निकालने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड करो और 360 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर 10 में से 2 लोगों को केले पसंद है तो उनका स्लाइस कितना बड़ा होगा? 2/10 इंटू 360 यानी 72 डिग्री का। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्मार्ट टूल की, बॉक्स प्लॉट। ये क्या करता है? ये आपके पूरे डेटा सेट को लेता है और उसे बस सिर्फ 5 जरूरी नंबर्स में निचोड़ देता है। इससे हमें एक नज़र में पता चल जाता है कि डेटा कहाँ जमा है और कितना फैला हुआ है। तो वो 5 जादुई नंबर्स कौन से हैं? सबसे छोटा नंबर मिनिमम,
फिर पहला क्वार्टाइल Q1 जो 25% डेटा को दिखाता है, फिर मीडियन यानी बिल्कुल बीच वाला नंबर, फिर तीसरा क्वार्टाइल Q3 जो 75% डेटा को कवर करता है, और आखिर में सबसे बड़ा नंबर मैक्सिमम। बस इन्हीं 5 से पूरा बॉक्स प्लॉट बन जाता है। और इसे बनाना भी बहुत लॉजिकल है। पहले तो डेटा को लाइन से लगाओ, छोटे से बड़े, फिर ठीक बीच का नंबर ढूंढो जो है मीडियन। अब आपके पास डेटा के 2 हिस्से हो गए। पहले हिस्से का जो बीच का पॉइंट है वो Q1 है और दूसरे हिस्से का Q3। बस अब इन पॉइंट्स को जोड़कर बॉक्स और विस्कर्स बना दो। ये कमाल के तरीके से डेटा के फैलाव को दिखाता है। अच्छा, अभी तक तो हमने चार्ट बनाना सीखा, पर चार्ट बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही से पढ़ना और ये पहचानना कि कहीं कोई हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। तो चलिए अब जरा डेटा जासूस बनते हैं। इन लाल झंडों पर हमेशा नजर रखनी है। क्या वाई एक्सिस 0 से शुरू हो रहा है? अगर नहीं, तो हो सकता है छोटे छोटे फर्क को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा हो। क्या सारे लेबल्स अपनी जगह पर हैं? कहीं कोई आपको हिस्टोग्राम में एरिया की जगह सिर्फ हाइट दिखाकर गुमराह तो नहीं कर रहा? हमेशा थोड़ी शक की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। तैयार है एक छोटी सी चुनौती के लिए? पहला सवाल एकदम आसान। इन नंबर्स के लिए एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। याद है, ये हमारे सफ़र का सबसे पहला कदम था। बस ध्यान से गिनना है। दूसरा सवाल, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर एक पाई चार्ट का एक स्लाइस 72 डिग्री का है तो ये पूरे डेटा का कितना हिस्सा हुआ? हिंट याद है ना? पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो बस 72 को 360 से डिवाइड कीजिए और जवाब आपके सामने होगा। और ये रहा आखिरी और सबसे मजेदार सवाल। सोचिए, 2 अलग अलग डेटा सेट हैं जिनका मीडियन यानी बीच का नंबर तो बिल्कुल एक जैसा है, पर एक का बॉक्स जिसे हम IQR कहते हैं काफी चौड़ा है और दूसरे का बिल्कुल पतला सा। तो ये उन डेटा सेट्स के बारे में क्या बताता है? और इसका जवाब इस आखिरी सोच में छिपा है। जिसका IQR चौड़ा है वो डेटा ज्यादा फैला हुआ है, मतलब उसमें ज्यादा वेरिएशन है, और जिसका IQR पतला है वो डेटा ज्यादा एक जैसा, ज्यादा कंसिस्टेंट है। अक्सर क्या होता है ना, हम सिर्फ एवरेज या सेंटर पर ही ध्यान देते हैं, पर असली कहानी तो डेटा के फैलाव में छुपी होती है। डेटा कितना बिखरा हुआ है ये जानना कई बार सेंटर जानने से भी ज्यादा जरूरी होता है। तो अगली बार जब कोई डेटा देखें तो उसके फैलाव पर जरूर गौर करें।